श्री राम जय जय राम। ये दर्शकों, शुभ मंगल कामना सहित गर्भ आदि संस्कार 16 संस्कारों के बारे में अपने चर्चा करते आ रहे हैं। गर्भाधान संस्कार के बारे में संक्षिप्त रूप से बता चुका हूँ कि 16 रात्रि तक गर्भाधान रहता है। 4 रात्रि के बाद 16 के 4 रात्रि के बाद समरात्रि में पुत्र, विषम में पुत्री। अगर पुत्र और पुत्री की कामना है तो मैंने बताया आपको कि शुभ मुहूर्त में गर्भाधान संस्कार करना चाहिए, और लड़का और लड़की चाहिए तो जब मर्जी। अगर उत्तम संतान की प्राप्ति करनी हो तो मैंने आपको गर्भाधान के बारे में बताया। फिर तीसरे महीने में गर्भ रक्षा हेतु, गर्भ की रक्षा और बुद्धिमान बालक हो उसके लिए पुंसवन संस्कार का बारे में बताया। छठे व 8वें महीने में सीमांत संस्कार का मुहूर्त भी किया जाता है, जिससे गर्भ की भी रक्षा होती है और बालक का सुखपूर्वक जन्म होता है। बच्चे की रक्षा हेतु तथा और प्रसूति की रक्षा के लिए भी ये जात कर्म संस्कार है, इसमें दान पुण्य भी किया जाता है। और अगर गणमूल आदि नक्षत्र में जन्म ले बालक तो मैंने गणमूल की शांति के बारे में बताया है, त्रिकला शांति के बारे में बताया है। कार्तिक के महीने में बच्चे का जन्म हो तो कार्तिक शांति, और कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी और अमावस्या में जन्म हो तो उनकी भी शांति कराई जाती है। इसके बाद आज अपने बात करेंगे उपनयन संस्कार के बारे में, तथा जन्म लेने के बाद स्तनपान भी शुभ मुहूर्त में बच्चे को स्तनपान करवाना चाहिए, वो भी मैंने बता दिया। और झूला, बच्चे को झुलाने के लिए भी जो संस्कार है वो भी शुभ मुहूर्त में होना चाहिए। उसके बाद निष्कर्ण मुहूर्त होता है, जो सूर्य भगवान का बच्चे को दर्शन कराया जाए। उसके बाद अन्नप्राशन का मुहूर्त है, जो लड़कों पुत्र के लिए 6ठा 8वां 10वां या 12वें महीने में, और बेटी के लिए 5वें 7वें 9वें महीने में अन्नप्राशन का मुहूर्त शुक्ल पक्ष हो, और दूध 12 छोड़ करके, और शुक्रवार हो, बृहस्पतिवार हो, सोमवार हो, ये बार हो, बुधवार भी हो। तथा मेघ, वृश्चिक और मीन लगन नहीं होना चाहिए अन्नप्राशन के समय में, यानी भोजन कराने का जो प्रथम मुहूर्त है शुभ मुहूर्त में अन्नप्राशन का होगा तो बच्चा दीर्घायु सदा स्वस्थ रहेगा और शुद्ध आहार की प्राप्ति करता रहेगा और सुमति वाला होगा। उसके बाद मैंने आपको संक्षिप्त रूप से कर्णवेद का मुहूर्त बताया, बेटे और बेटी के दोनों के लिए, जो देव सैनी एकादशी के से लेकर के देव उठनी 11 के बीच को समय को त्याग करके, और चैत्र और पौ का महीनों को छोड़ करके, भद्रा आदि एकता तिथि को छोड़ करके शुभ सौम्य वार में कर्णवेद संस्कार का गणपति आदि का पूजन करके मुहूर्त किया जाता है। बेटियों का नासिका छेदन का भी मुहूर्त होता है, जैसे अक्षय तृतीया आदि तो अणबुझ मुहूर्त है ही, उसके बाद भी कोई शुभ मुहूर्त में उनका जो है नासिका छेदन का मुहूर्त श्रवणकार के द्वारा किया जाता है, भोजन करके, और उसमें उसको दक्षिणा सहित उनको देवें। तथा उसके बाद मैंने बोला मुंडन मुहूर्त। मुंडन मुहूर्त में या तो पहले वर्ष में या तीसरे वर्ष में, चाहे बेटा हो या बेटी हो, शुभ मुहूर्त में, शुभ नक्षत्रों में, संक्रांति तिथि को छोड़ करके, और भद्रा रही, तथा यहाँ शुक्रादि का कोई अस्तादि का दोष नहीं है। कुछ अपनी प्रथा है, कई देवस्थान पे भी मुंडन करवाते हैं। उनके अलावा चैत्रादि मास में, चैत्र के महीने में मुंडन संस्कार नहीं किया जाता है। और अगर 2 वर्ष लग जाए, तीसरे वर्ष में अगर मुंडन हो, उस समय लड़के की माता गर्भवती हो तो मुंडन संस्कार नहीं होता है। विशेष करके तो अपने कुल के शिष्टा के अनुसार इष्ट देव के स्थान पे भी मुंडन किया जाता है। कर्णवेद भी कई बार ऐसा देखा जाता है। उसके बाद बच्चे को शुभ मुहूर्त में, बेटे बेटी के लिए अक्षरारंभ, घर में शुभ मुहूर्त में अक्षर का आरंभ, अक्षर सिखाना शुरू करें। तो शुभ मुहूर्त में अगर अक्षर आरंभ का मुहूर्त हो गया तो आपका बेटा बेटी बहुत विद्वान होगा।
देखो, निम्न जो मैंने संस्कार मुहूर्त बताए हैं गर्भाधान आदि, उसमें देखो उत्तम संतान के लिए अगर शुभ मुहूर्त हो तो महारानी लक्ष्मीबाई, मीराबाई और जैसे भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद इत्यादि ऐसे उत्तम संतान की प्राप्ति होती है। इसके बाद यज्ञोपवीत संस्कार होता है केवल द्विज मात्रों के लिए, मानी ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यों के लिए यज्ञोपवीत संस्कार लिखा है। यज्ञोपवीत संस्कार जो वो ब्राह्मणों के लिए 5 से वर्ष से लेकर के और 11 वर्ष तक, 10 वर्ष तक की आयु तक, और क्षत्रियों के लिए 11 से लेकर के 22 वर्ष के बीच में, और वैश्यों के लिए 12 से लेकर के 24 वर्ष के बीच में यज्ञोपवीत संस्कार हो जाना चाहिए। इसके बाद तो अतिक्रमण है। तो ये यज्ञोपवीत संस्कार के बारे में जो है आपको अगले भाग में बताएंगे। श्री राम, जय जय राम, जय श्री कृष्ण।